गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है। और ये स्टोरी हमें खुर्शीद अली साहब ने शुमाली इलाका जात यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से शेयर की है। ये बताते हैं कि बेसिकली इनका जो ताल्लुक़ है वो इस तरह के एरिए, इस तरह के गांव से है जिसके सराउंडेड बहुत सारे पहाड़ मौजूद हैं। और वहाँ पे ही बहुत सारे इस तरह के झरने हैं जो कि ना सिर्फ इन पहाड़ों के दरमियान बहा करते हैं, बल्कि उन एरियाज़ के बारे में, उन झरनों के बारे में, या आप कह सकते हैं कि उन पहाड़ों के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ ज़बान ज़द आम हैं। इसी तरह का एक किस्सा है जो इनके अपने चाचू के साथ 1996 में पेश आया था। ये बताते हैं बेसिकली इनका जो गांव है, इनके गांव से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर के फासले पे एक दूसरा बहुत बड़ा गांव मौजूद है। इनके गांव में और उस गांव में दरमियान में जो कनेक्टिविटी है वो एक पुल है, जिस पुल के बारे में कहा जाता है कि प्री पार्टीशन या फिर दूसरी जंग अजीम में इस पुल को तामीर किया गया था। बेसिकली ये जो पुल है ये एक गांव को दूसरे गांव से न सिर्फ मिलाया करता है, बल्कि ये जो पुल है काफ़ी लंबा, काफ़ी चौड़ा पुल है। और इसकी तारीख के बारे में अगर आप बात करें तो बहुत सारी कहानियाँ इस पुल से जुड़ रखी हैं। खैर, ये बताते हैं कि क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है तो आमतौर पे सर्दियाँ अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के शुरू में शुरू हो जाया करती हैं और तकरीबन अप्रैल तक यहाँ पे शदीद सर्दी हुआ करती है। आमतौर पे जो गांव के लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि जितने भी काम हैं 5-6 बजे तक निपटा के वापस अपने अपने घरों के अंदर कैद हो जाएं। खैर, इत्तेफाक से कभी कभी कोई इस तरह की बात ज़रूर होती है कि आपको और टाइम में अपने घरों से बाहर निकलना होता है। तो वैसे ही एक सर्द रात थी, नवंबर चल रहा था और इनके चाचू को किसी इमरजेंसी की सूरत में अपने गांव से दूसरे गांव जाना पड़ा। बेसिकली ये जो इमरजेंसी थी ये इनकी फैमिली इमरजेंसी थी। खैर, इसी वजह से इनके चाचू न सिर्फ दूसरे गांव गए, बल्कि जब वो वहाँ से फ्री हुए तो तकरीबन रात के 8:30-9 बजे का टाइम हो चुका था। हालांकि उस गांव के अंदर जो बुज़ुर्ग मौजूद थे या जो भी रिश्तेदार थे वो चाचू को मना कर रहे थे कि इतनी रात में तुम्हारा वापस जाना ठीक नहीं है। लेकिन ये जो हमारे चाचू थे इनकी शुरू से यही आदत थी, जब कोई चीज़ इनके जहन में बैठ जाती तो उसको निकालना मुश्किल होता। अब चाचू डिसाइड कर चुके थे कि इतनी रात में, सर्दी में इनको वापस अपने ही गांव जाना है, लिहाजा वो उस गांव से हमारे गांव के लिए रवाना हो गए। अब ये जो गांव वाला हिस्सा था ये बड़े इत्मीनान के साथ इन्होंने अबूर किया। इसको अबूर करने के बाद चाचू बताते हैं कि जब मैं जैसे ही उस पुल वाले हिस्से के करीब पहुंचा जहां पे वो पुल मौजूद था जो कि दोनों गांव को कनेक्ट किया करता था, तो वहां पहुंचते पहुंचते मुझे सर्दी का एहसास होने लगा। हालांकि आमतौर पे ये जो पहाड़ी इलाकों के लोग होते हैं इनको इतनी जल्दी सर्दी नहीं लगा करती। चाचू बताते हैं कि जैसे ही मैं उस पुल के करीब पहुंचा तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ मौजूद है। हालांकि अब तक यहाँ पे ना ही बर्फ़बारी हुई थी और ना ही किसी भी किस्म की बारिश वगैरह हुई थी। हो सकता है ये जो जगह थी ये क्योंकि झरने के पास मौजूद थी, इसी वजह से यहाँ पे सर्दी का ज़्यादा एहसास हो रहा था। चाचू बताते हैं कि बात सर्दी तक तो ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे मुझे ऐसा लगा कि इस फिज़ा के अंदर किसी औरत के रोने की या कराहने की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत किसी बहुत ही परेशानी के आलम में पुल के अतराफ में मौजूद है और इस तरह चीख चीख के, रो रो के या कराह के लोगों को मदद के लिए पुकारना चाहती है। अब जैसे जैसे चाचू मज़ीद आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ये जो आवाज़ थी बढ़ती चली जा रही थी और चाचू को यकीन हो चला था कि ये जो भी आवाज़ें हैं सरासर पुल के ऊपर से या पुल के कॉर्नर से इनको सुनाई दे रही हैं। और बात ऐसे ही थी, चाचू बताते कि जैसे ही मैं पुल के स्टार्ट के ऊपर पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि पुल के अतराफ में यानी साइड पे एक औरत बैठी हुई है। उसने अपने सर को अपने घुटनों के दरमियान रखा हुआ है। जैसे कि आमतौर पे औरतें रोया करती हैं वैसे ही मुसलसल वो रोती चली जा रही है। आमतौर पे जो गांव की औरतें होती हैं या ख़ास तौर पे ये जो पहाड़ी इलाका जात होते हैं यहाँ की जो औरतें होती हैं वो इतनी रात में घरों से बाहर निकलने से ना सिर्फ परहेज़ करती हैं बल्कि बहुत ज़्यादा पर्दे का अहतमाम किया जाता है। चाचू बताते हैं कि इतनी रात में इस औरत का पुल के शुरू में मौजूद होना और इस तरह से बैठ के रोना यकीनन इस बात की यकीन दहानी था
कि इस औरत के साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है। चाचू बताते हैं कि जैसे जैसे मैं उस औरत के करीब जा रहा था, वैसे वैसे मुझे उसका जो भी जिस्म था, उसकी जो भी शक्ल थी, ये जो भी कपड़े थे, वो वाजे नज़र आना शुरू हो चुके थे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन की औरत सामने बैठी हुई है, लेकिन डार्क कॉम्प्लेक्शन होने के बावजूद इस औरत के अंदर बला की कशिश मौजूद थी। अजीब बात यह थी कि इसके जो कपड़े थे, ख़ास तौर पे इसकी जो शर्ट थी, वो जगह जगह से फटी हुई थी और इस शर्ट के फटे होने की वजह से उसके जिस्म के जो भी खदोखाल थे, जो भी आज़ा थे, वो वाज़े तौर पे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत के साथ कोई ना कोई नासुलूकी या ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है। चाचू बताते हैं कि जब एग्जैक्टली मैं उस औरत के सामने पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद जब मैंने उस औरत को गांव के मखसूस अंदाज में मुखातिब किया, तो मैं वेट कर रहा था कि जैसे ही मैं उसको मुखातिब करूंगा, ये औरत मेरी तरफ देखेगी, कोई रिस्पॉन्स करेगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे उसके सामने खड़े होने के बावजूद ये औरत ना सिर्फ मुझे नज़रअंदाज कर रही थी, बल्कि वैसे ही रोती चली जा रही थी जैसे कि आमतौर पे औरतें रोया करती हैं। खैर कुछ देर तक मेरे चाचू उस औरत के सामने खड़े रहे और कुछ देर के बाद मेरे चाचू ने गांव की ज़बान में उसको दोबारा से मुखातिब किया। अब जब चाचू ने बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से उस औरत को मुखातिब किया और उससे उसके गम के बारे में जानने की कोशिश की, तो उस औरत ने चाचू की बात का जवाब देना शुरू किया। कुछ पतली सी आवाज़ में उस औरत ने कहा कि यहाँ पे करीब ही जहाँ पे एक गार मौजूद है, मैं उस गार के करीब रहा करती हूँ। मेरे साथ कुछ लड़कों ने, कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। अगर हो सके तो आप मुझे मेरे घर के पास छोड़ते चले जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं इसके लिए आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। अब जैसे ही उस औरत ने इस तरह से चाचू से मदद मांगी, तो चाचू फ़ौरन से उसकी मदद के लिए ना सिर्फ तैयार हो गए, बल्कि उस औरत को कहा कि आप मेरे साथ साथ चलें या मेरे आगे आगे चलें, मैं आपके साथ साथ आपको आपके घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। चाचू बताते हैं कि जो औरत थी, इसके जो कपड़े थे वो जिस तरह से फटे हुए थे, बार बार मेरी नज़र उसके जिस्म पे या उसके आज़ा पे पड़ रही थी। हालांकि वो खुद एक परेशान औरत थी, मुश्किल का शिकार थी, लेकिन कुछ अजीब ख्यालात थे जो बार बार मेरे जहन में आते चले जा रहे थे। एक अजीब सी कशिश थी जो उस औरत के अंदर मौजूद थी। एक अजीब सी खुशबू थी जो उसके जिस्म से मुसलसल मुझे आती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई लाइट सा इत्र लगा रखा है और जैसे जैसे मैं उस औरत को फॉलो करता चला जा रहा हूँ, वैसे मुझे एहसास हो रहा है कि एक धीमी धीमी सी खुशबू ना सिर्फ माहौल को मुअत्तर कर रही है, बल्कि कुछ रोमानियत सी है जो मेरे ऊपर तारी होती चली जा रही है। ना सिर्फ मैं इस औरत की, इस लड़की की मदद करना चाहता था, बल्कि मैं चाहता था कि मुस्तकबिल में भी मेरा इस औरत से कोई ना कोई राब्ता, कोई ना कोई वास्ता कायम रहे। यह सोचने के बाद मेरे जो चाचू थे मुसलसल उसके पीछे पीछे चल रहे थे। चाचू बताते हैं कि कुछ देर तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे वो गार आने ही वाला था, देखते ही देखते इस औरत का जो चेहरा था या इसका जो जिस्म था, जो कि बहुत खूबसूरत था, बहुत अट्रैक्टिव था, ऐसा लगा जैसे तब्दील होना शुरू हो चुका है। ना सिर्फ इसका चेहरा बल्कि इसका जिस्म, इसका कदो कामत तब्दील हो रहा था। इसके साथ साथ जैसे जैसे अब वो ज़मीन पे कदम रख रही थी, वैसे वैसे पायल या घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक अजीब सी कैफियत थी जो मेरे ऊपर तारी थी। एक अजीब सा अनजाना सा खौफ था जो मुझे किसी आने वाले ख़तरे की निशानदही कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं उस औरत को क्यों फॉलो करता चला जा रहा हूँ। शायद मैं बहुत दिल फेंकता, आशिक मिजाज था, तो यही वो बुराई थी जो मुझे इस औरत के न सिर्फ पीछे चलने पे मजबूर कर रही थी, बल्कि मुझे बार बार एहसास हो रहा था कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है। अब जैसे ही मुझे पायल और घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हुई, तो अल्टीमेटली जब मेरी नज़र उस औरत के पाँव पे स्पेसिफिकली पड़ी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे उस औरत के जो पाँव हैं वो ना सिर्फ उल्टे पाँव हैं, बल्कि कुछ अजीब तरीके से, टेढ़े से, अजीब से मुड़े हुए पाँव हैं। मैंने गए वक्तों में अपने बुज़ुर्गों से, अपने आबाओ अजदाद से सुन रखा था कि इन पहाड़ी इलाका जात में अक्सर इस तरह की औरतें नज़र आया करती हैं, जिनके पाँव न सिर्फ उल्टे हुआ करते हैं, बल्कि उनको चुड़ैल के नाम से मुखातिब किया जाता है।
चाचू बताते हैं कि जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो औरत मुझसे आगे चलती चली जा रही है ये किसी भी तौर इंसान नहीं है, तो बजाय इसके मज़ीद उसको फॉलो करने से मैं एकदम से वहीं पे रुक गया। अब जब मैं वहाँ पे रुका तो वहाँ रुकते ही ऐसा लगा जैसे उस औरत को मेरे रुकने का एहसास हो चुका है। उसने वैसे ही नाक से या फिर पतली सी आवाज़ से मेरे चाचू का नाम पुकारा और कहने लगी कि आओ मेरे पीछे आते चले जाओ। आप यकीन करें कि जैसे ही उस औरत ने मेरे चाचू का नाम पुकारा, जो कि मेरे चाचू ने शायद कभी उसको बताया ही नहीं था, तो न सिर्फ मेरे चाचू के लिए हैरानी का बाइस हुआ, बल्कि अब चाचू को अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो हुस्न परस्त हुआ करते थे, ये जो अपने आप को हुस्न शनास कहा करते थे, ये जितनी भी बातें थीं सरासर गलत फहमियों की बुनियाद पे मौजूद थीं। चाचू को ना सिर्फ अपनी गलती का एहसास हो चुका था, बल्कि इनको यकीन हो चला था कि अब इनका यहाँ से बच के निकलना तकरीबन नामुमकिन है। चाचू बताते हैं कि मैंने एकदम से अपनी आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद जो जो कुरानी आयात और सूरतें मुझे याद थीं, जो कि बहुत कम थीं, मैं मुसलसल उनकी तिलावत करता चला गया। जैसे जैसे मैं उनकी तिलावत कर रहा था वैसे वैसे एक सुकून का एहसास हो रहा था, और मेरा ख्याल है कि तकरीबन 3 या 4 मिनट के बाद जब मैंने दोबारा से आंखें खोलीं तो वो औरत मेरे आगे पीछे कहीं भी मौजूद नहीं थी। कहा जाता है ये जो पुल वाला हिस्सा है, ख़ास तौर पे ये जो जगह है जहाँ पे ये दोनों गांव कनेक्ट हुआ करते हैं, इस जगह पे अक्सर वो औरत ना सिर्फ नज़र आया करती है, बल्कि जो लोग इसको टच करने की या इसके साथ मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो उनको उनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचा के दम लेती है। ये तो चाचू की कोई नेकी थी जो कि ना सिर्फ इनके काम आ गई, बल्कि चाचू को वहाँ से खैरियत से अपने घर पहुँचा दिया। गाइस, इससे पहले हम अगली स्टोरी की तरफ बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ ये ऑडियो जो आप सुन रहे हैं इसको लाइक ज़रूर कर दें। अच्छा गाइस, ये जो स्टोरी है ये बड़ी अजीब स्टोरी है और ये स्टोरी वासिफ जान साहब ने कोयटा बलोचिस्तान से शेयर की है। ये बताते हैं जो कहानी है ये अब से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 28-30 साल पुरानी कहानी है, और ये कहानी ये वाक़या इनके अपने साथ पेश आया था। ये बताते हैं कि उस दौर में भी इनके कुछ फ्रेंड्स थे, यानी ये एक दोस्तों का सर्किल था जो आमतौर पे रात के औकात में बाइक्स पे घूमने को तरजीह दिया करते थे। तो वैसे ही अक्सर ऐसा होता कि ये मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ प्लेसेस पे, मुख्तलिफ़ फूड पॉइंट्स पे सारे के सारे दोस्त इकट्ठे होते, देर रात तक बातें की जाती और उसके बाद सारे के सारे अपने घरों को रवाना हो जाते। तो वैसे ही एक सर्द रात थी। ये बताते कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, खाना खाते खाते मेरा ख्याल है कि हमें रात के 1 या 1:30 बजे का टाइम हो चुका था। खैर, खाना खाने के बाद जब हम दोस्तों ने एक दूसरे से रुखसत ली तो जब मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो मेरा जो घर था वो एक ऐसी जगह पे मौजूद था जहाँ पे दूर दूर तक इतनी ज़्यादा आबादी मौजूद नहीं थी, और अगर आप रोड की बात करें तो इस रोड पे मुकम्मल तौर पे सन्नाटा हुआ करता था। खैर, जैसे ही मैंने अपनी बाइक को अपने उस रोड पे दौड़ाना शुरू किया तो मेरा ख्याल है कि 3-4 मिनट के अंदर अंदर मुझे ऐसा लगा कि लेफ़्ट साइड पे कोई बच्चा खड़ा हुआ है, और ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि वो लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा है। अब वैसे भी मैं आमतौर पे किसी को भी लिफ्ट देने से परहेज़ किया करता था, भले वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई भी हो। जब मैं एग्जैक्टली उस बच्चे के सामने की तरफ पहुंचा तो मैंने देखा उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, कुछ अजीब से एक्सप्रेशन थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा बहुत ही भयानक, बहुत ही खौफनाक चेहरा है। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसका जो चेहरा था उसके ऊपर जो आंखें मौजूद थीं, उन आंखों में से कुछ अजीब सी रोशनी निकल रही थी। खैर, मैंने उस बच्चे को नज़रअंदाज किया और अपनी बाइक को दौड़ाता हुआ उसके सामने से आगे बढ़ने लगा। मेरा ख्याल है कि मैंने उस बच्चे को क्रॉस किया होगा, और क्रॉस करने के 30 सेकंड या आप कह सकते हैं कि 1 मिनट के बाद जब मैंने अपने बैक व्यू मिरर से पीछे की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बाइक पे पीछे कोई बैठा हुआ है। अब जब मुझे ऐसा एहसास हुआ तो मैंने बाकायदा पलट के जब पीछे की तरफ देखा
तो मैंने देखा कि वही बच्चा जो अब से कुछ देर पहले मुझसे लिफ्ट मांग रहा था, जिस बच्चे को मैंने ना सिर्फ लिफ्ट नहीं दी थी बल्कि उसको नज़रअंदाज करके मैं उसके सामने से आगे की तरफ बढ़ता चला गया था, वही बच्चा मेरी बाइक के एग्जैक्टली पीछे की तरफ बैठा हुआ था और कुछ शैतानी से अंदाज में मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। बस इसके बाद मुझे इतना याद है कि मैंने एक्सीलेटर दिया है, और जब मैंने एक्सीलेटर दिया है तो एक्सीलेटर देने के बाद मेरी बाइक कब कहाँ जाके टकराई है मुझे कुछ याद नहीं है। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल के अंदर मौजूद था और मेरे दोस्त, मेरे घर वाले मेरे अतराफ में जमा थे। मुझे पता चला कि जो मेरी बाइक थी वो एग्जैक्टली एक दरख्त से जाके ना सिर्फ टकराई बल्कि टकराने के बाद उसकी जो हालत थी वो इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि उसको मज़ीद चलाना या उस पर मज़ीद राइड करना मुमकिन नहीं था। लेकिन ये ऊपर वाले का करम था कि मैं महफूज रहा और मुझे इतनी ज़्यादा चोटें नहीं आईं।